बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना सेकंड चैप्टर बायोफिजिक्स का, दैट इज अबाउट द मेम्ब्रेन्स। अब ये सिल्विया की एक बुक है और उसका चैप्टर नंबर 5 है। ये डिफरेंट बुक है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। बेसिकली मेम्ब्रेन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं। कभी आपने कुछ बहुत ज़्यादा तीखा खा लिया हो जिसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा हो, या रेड चिली आपने खा ली हो, तो क्या होता है, मेन ज़बान पे ऐसे बर्दाश्त नहीं होती। आप कहते हैं जल्दी से मुझे पानी मिल जाए और मैं इसको जो है ना डिज़ोल्व कर लूँ या किसी तरह ख़त्म कर लूँ। उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली एक आपके पास है केमिकल है कैप्सियासिन। कैप्सियासिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एक रिसेप्टर होता है और जिसके ऊपर ये केमिकल मौजूद होता है जो कि पेन के रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट कर देता है। हमारी ज़बान के ऊपर ये मौजूद है, रिसेप्टर्स के ऊपर। जब ये पेन के ऊपर जाके अटैक करता है, पेन रिसेप्टर पे जाके अटैक करता है, हमारी टंग के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के ऊपर सिग्नल्स होते हैं और वो सिग्नल कहाँ पे जाते हैं, सीधा ब्रेन। और इसके अंदर कुछ होती है हमारी चैनल प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन होती हैं, चैनल प्रोटीन्स। ये चैनल प्रोटीन ब्रेन को सिग्नल देती है कि भाई कुछ आ गया। जो नॉर्मली ये सारा कंट्रोल हो रहा होता है, ये किससे कंट्रोल होता है, सोडियम आयंस। इन शॉर्ट, जब हम कोई स्पाइसी चीज़ हमारी ज़बान पे टच करती है, कैप्सियासिन केमिकल एक्टिवेट होता है, मेम्ब्रेन के रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और एक बहुत तेज़ी फ्लो के साथ सोडियम आयन को रिलीज करते हैं और ब्रेन को सिग्नल जाता है और हमें पेन की सेंसेशन होती है। हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन्स, बेसिकली हर सेल के ऊपर आपकी क्या है, एक मेम्ब्रेन मौजूद है। इसी तरह जो हमारे टेस्ट बड्स है इनके ऊपर भी क्या है, आपके मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि कंट्रोल होती है डिफरेंट काइंड ऑफ पंप्स है, जिसमें आपके सोडियम पंप हैं, पोटेशियम पंप हैं। आज हम इनकी थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई ये कैसे कंट्रोल होता है। और ये सिग्नल कहाँ पे जाते हैं, आपके ब्रेन को, और ब्रेन इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है एक्सट्रीमली हाई सिग्नल के तौर पर। बट इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई आपका जो पहला बाइट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप उसी चीज़ का दोबारा बाइट लें तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। बट पहला बाइट इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल जा चुका होता है। उसकी रीज़न क्या है कि पहले ही बाइट में मल्टीपल चैनल एक्टिवेट हो चुके होते हैं सिमुल्टेनियसली, एक साथ। बट जो दूसरे बाइट पे हैं वो चैनल ऑलरेडी खुल चुके हैं। दिस इज बिटवीन द सिग्नल। ये चीज़ नहीं है कि आपने क्या खाया है, डिपेंड ये करता है कि आपका ब्रेन सिग्नल उसको क्या प्रोसीड कर रहा है, आपका ब्रेन को क्या पता चल रहा है कि क्या ये मीठी चीज़ है, ये कड़वी चीज़ है, ये मुझे सेंसेशन दे रही है या मुझे पेन दे रही है, वट एवर द केस है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई फिर हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पहला हमारा एक्ट क्या होता है, पानी पी लो, वाटर पी लो। बट पानी से फर्क कोई नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है विच मीन ये क्या है, इसकी नॉन पोलर नेचर है। इस केमिकल की क्या है, नॉन पोलर नेचर। और हम जानते हैं क्या पानी में वो कभी डिजॉल्व होगी, कभी भी नहीं होगी। तो जितना आप पानी पीते रहे, हम बस पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, मगर उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि अगर आप ब्रेड का एक पीस ले लें या रोटी का एक निवाला ले लें, या फिर आप ये है कि भाई आपके पास अगर पास में मिल्क पड़ा हुआ है आप मिल्क ले लें, तो इस तरह की चीज़ें इनटेक करने से उसकी नेसेसिटी क्या होगी, कम होगी। कि आपकी ज़बान से मुझे ये जो केमिकल है कैप्सियासिन, ये किसमें, चीनी एक अलग चीज़ है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। कैप्सियासिन किसमें मौजूद है, आपकी चिली के अंदर मौजूद है। अब आपने अपनी ज़बान से उस केमिकल को हटाना है अभी, और उस हटाने के लिए पानी काम नहीं करेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, पानी क्यों नहीं काम करेगा, ये जो केमिकल है कैप्सियासिन ये क्या है, लिपिड इन नेचर है, सिर्फ लिपिड में डिजॉल्व होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई आप मिल्क ले सकते हैं, मिल्क अल्कलाइन नेचर होती है, समटाइम उसमें कुछ होती है कंपोनेंट। ब्रेड का पीस ले सकते हैं आप, रोटी का निवाला ले सकते हैं, तो उससे क्या होगी, ये सेंसेशन आपकी कम होगी। जो आप चीनी की बात कर रही हैं, चीनी वो सिग्नल स्टॉप नहीं करेगी,
बट साथ में आपके मीठे का टेस्ट दे देगी आपको कि ब्रेन किसी हद तक नॉर्मलाइज हो जाए। ओके, वो केमिकल वहीं का वहीं मौजूद है। वो जब तक वो केमिकल जो आपने चिली से लिया है वो हटेगा नहीं, तब तक आपको पेन की सेंसेशन आती रहेगी, चाहे आपने चीनी भी खा लिया। साथ में आपको मीठे की भी सेंसेशन आती रहेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई उस मीठे को रिप्लेस कर ले आपकी चीनी। बट आप ये भी जानते हैं हमारी जो टंग है इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिसेप्टर है। चीनी के रिसेप्टर और करवाहट के रिसेप्टर एक ही जगह पे नहीं है, कुछ साइड पे हैं, कुछ मिडल पे हैं, कुछ टिप के ऊपर हैं। तो जब तक उस रिसेप्टर को वो चीज़ टच नहीं करेगी आपको वो सेंसेशन नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ये जो मैंने आपको सिग्नल बताया। देखें, एक केमिकल है और टच हमने ब्रेन पे किया, सॉरी हमने ज़बान पे किया और हमें सिग्नल जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नलिंग। और आपके सिग्नलिंग जहाँ भी इन्वॉल्व है बेटा ये बायोफिजिक्स है, क्योंकि वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है। जैसे हमने बात की थी कि आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क होती है या रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं, कि भी अगर आपका बेध्यानी में आपका हाथ इस्त्री पे लग जाए तो फ़ौरन से पहले हाथ पीछे आ जाता है, वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है। दीज आर ऑल बायोफिजिकल टर्म, कि भी आपका बायोफिजिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। और उसके अंदर आपकी क्या करती है, मेम्ब्रेन एक मेजर रोल प्ले करती है। हमारा हर सेल बॉडी का उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद है और उस मेम्ब्रेन से ही चीज़ गुजर के आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। तो ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, हम मेनली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी मेम्ब्रेन का, ठीक है। हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, लिपिड बाइलेयर है और उसके अंदर प्रोटीन क्या है, एम्बेडेड से। एम्बेड का मतलब है अंदर धसी हुई है। अब ये देखें, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई उसमें क्या बनाते हैं, वो माइसेल्स बनाते हैं। माइसेल्स में क्या होता था कि भाई एक मॉलिक्यूल आपके पास आता है, दूसरा मॉलिक्यूल आता है, तीसरा मॉलिक्यूल आता है और इस तरह से क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। वो माइसेल बना लेते हैं, अपने आप को कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये जो गोल गोल ब्लू आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड्स है। और ये जो टेल्स आपको नजर आ रही है, ये क्या आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स है। इसने अपने स्ट्रक्चर को इस तरह मेंटेन किया है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। तो ये लिपिड बाइलेयर है, ये दो लेयर्स हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। और ये लिपिड लेयर है जो अंदर नॉन पोलर आप कह लें आपकी है, जबकि उसके हेड के ऊपर कोई ऐसा अल्कोहल यूनिट लगा हुआ होगा जो उसको क्या बनाता है, वाटर लविंग बनाता है। और ये प्रोटीन्स आपकी क्या हैं, ये आपकी प्रोटीन है एम्बेडेड प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की है, जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, और ये ये क्या है आपके पास, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इर्द गिर्द क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है जो उसको प्रिवेंट करता है। मेन कुछ में काइटिन का होता है, कुछ में सेलुलोज का होता है, वगैरह वगैरह। ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट चेन है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, एंड सो ऑन। आ जाओ। तो ये एक मेजर कंपोनेंट है आपके किसके, मेम्ब्रेन्स के। जब हम मेम्ब्रेन की बेटा बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका, आप कह लें कि भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमारे पास। आपने नाम शायद सुना हो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये मतलब है कि जो आपकी प्रोटीन्स हैं ये फ्लोटिंग मेम्ब्रेन, आप कह लें कि इसके अंदर जो प्रोटीन या जो मेम्ब्रेन है ना, ये बिल्कुल रिजिड नहीं है। ये नहीं है कि ये दरवाज़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो बस खड़ा हुआ है, ये हिलेगा नहीं यहाँ से। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट होती है। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन होती है अभी हम देखेंगे। वो होती है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की वजह से। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको उसका बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। अब देखिए हमारे पास, हम ये मेजर कंपोनेंट है कि हम कहते हैं कि ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। ये वही चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये फॉस्फोलिपिड है,
ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है, और इसके अंदर आपके क्या है, कोलेस्ट्रॉल की प्रोटीन। अब ये जो आपकी प्रोटीन्स हैं ये मल्टीपल किस्म की, हर एक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक काम है। मेजर हम ये कहते हैं ये 6 किस्म के हमारे पास प्रोटीन्स हैं। इनमें जो आप कहते हैं कि भाई आपकी जो प्रोटीन है ये चैनल प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, सेल रिकग्निशन प्रोटीन है और जंक्शन प्रोटीन है। इससे पहले हम इस पे आए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हम बात कर लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, फ्रीज फ्रैक्चर एक टर्म इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है? फ्रीज फ्रैक्चर। फ्रीज फ्रैक्चर, फ्रीज फ्रैक्चर क्या है? क्या आपने कोई मेम्ब्रेन आइसोलेट की और उसको उठा के माइनोसिटी पे रख दिया, ओवरनाइट उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो स्टिफन हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अब 2 लेयर्स हैं, लेट्स सपोज ये 2 लेयर हैं, आपस में क्या हो गई है, ये हार्ड हो गई, सख्त हो गई। जब आप इनको पकड़ के खींचेंगे तो क्या होंगी, 2 लेयर्स आपकी सेपरेट हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं ये फ्रीज फ्रैक्चर। जब आप इसका फ्रीज फ्रैक्चर करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन नज़र आती हैं, जिसमें आपको इंटीग्रल प्रोटीन नज़र आती हैं, और आपको कैरियर प्रोटीन नज़र आती हैं, और आपको साइटोस्केलेटन नज़र आता है, जो कि इस प्रोटीन को इसने क्या करके रखा होता है, होल्ड करके रखा होता है, इकट्ठा बाइंड करके रखा होता है। अब इसी के अंदर आप क्या है, बहुत से सॉल्युबल फैक्टर होते हैं, और प्लस आपके क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। आप फैटी एसिड 2 किस्म के हैं, एक आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जितने इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, ये आपकी मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्लूइड टाइप होगी। कंप्लीट फ्लूइड नहीं बन जाती, लिक्विड नहीं बन जाती, मगर इसके अंदर फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। अगर इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद क्या होगी, ज्यादा हो। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भी इसके अलावा हम कहते हैं कि भी इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं कि भी आपकी बॉडी के अंदर लिपिड एक मॉलिक्यूल है जिसकी नेचर मीन आपका नॉन पोलर नेचर है। इसकी लिपिड कैसे कंट्रोल करता है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मीन गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई, टेम्परेचर 50 तक चला गया, तो आपकी मेम्ब्रेन क्या होती है कि उसमें से पसीना निकलता है, चीज़ें निकलती हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं इसके फैटी एसिड या चीज़ें। उस स्टेज पे ये क्या हो जाता है, ये स्टिफन हो जाता है, सख्त हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, स्टिफन हो जाता है। जब ये स्टिफन होता है, मेम्ब्रेन एक लिमिट से आगे फ्लूइड नहीं बनती, वो वहीं पे क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, मेम्ब्रेन ने अब क्या होना है, फ्लूइड की वजह क्या होना है, जमना शुरू करना है। उस जमने से बचाने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या करता है, दूसरी इर्द गिर्द की प्रोटीन से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से इसकी जो फ्लूइडिटी है, एक जो आपकी मिनिमम फ्लूइडिटी हमें चाहिए नॉर्मल फंक्शन के लिए, वो बैलेंस रहती है। मीन ओवरऑल इसका मतलब ये है कि भाई ये जस्ट लाइक ऐसे होगी जैसे हमारे पास जेली होती है ना, आप उसको हल्का सा टच करें और थोड़ी देर बाद वो अपनी वापस जगह पे आ जाती है, मगर वो कंप्लीट सॉलिड नहीं है। अब ये देखें, ये कंप्लीट सॉलिड है, इसको आप जितना भी दबा लें ये दबेगी नहीं। फ्लूइडिटी होती है, आप उसको हल्का प्रेस करें, जस्ट लाइक मीन आप कहते हैं स्पंज होती है या कुछ होता है, वो प्रेस होगा और उसके बाद अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। फ्लूइडिटी का यही मतलब है। और अभी हम देखेंगे फ्लूइडिटी हमें क्यों चाहिए। कोई बता सकता है कि व्हाई वी नीड फ्लूइडिटी? मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। बर्तन धोते हैं, घरों में स्पंज यूज होता है ना। स्पंज का क्या काम होता है, वो साबुन अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, पानी अब्जॉर्व कर लेता है, आप उसको पानी में रखें भारी हो जाता है, फिर आप उसको प्रेस करते हैं, क्या होता है, सारा पानी निकल आ जाता है। ये उसकी फ्लूइडिटी है। मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन एक वॉल है। मेम्ब्रेन क्या है? एक वॉल है। इसके बाहर भी सेल है और इसके अंदर भी सेल है। तो क्या सेल की मूवमेंट नहीं होनी?
होनी है तो वो कैसे होगी, इस फ्लूइडिटी की वजह से। अगर ये फ्लेक्सिबल होगी तो इसमें से मॉलिक्यूल इंटर हो सकता है और इसमें से मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। अगर ये हार्ड हो, बिल्कुल सॉलिड हो, क्या कोई मॉलिक्यूल पास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक ख़ास फ्लूइडिटी इसके लिए हमें चाहिए। अगर वो फ्लूइडिटी नहीं होगी तो आप इसमें से कोई मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते। अब उस फ्लूइडिटी के आगे हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि भाई जो अभी मैंने आपकी बात की, इनमें कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास, मैंने फैटी एसिड बता दिया आपको, फ्लूइड मोज़ेक बता दिया, और कुछ होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होती हैं? ग्लाइकोकैलिक्स याद है? कार्बोहाइड्रेट का कोर्स आपने पढ़ा होगा। कहाँ से पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट? कौन से बुक से पढ़ी थी? लाइनेंजर से पढ़ी थी। लाइनेंजर के अंदर ये है, अगर आपने लाइनेंजर पढ़ी है, ग्लाइकोकैलिक्स है उसके अंदर। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, शुगर रेजिड्यूज हैं जो आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली रिकग्निशन देता है, सिग्नलिंग रिकग्निशन देता है, और इसी की वजह से आपके ABO ब्लड ग्रुप बनते हैं। अब डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट शुगर रेजिड्यूज होते हैं RBC के ऊपर। जिसके अंदर एक टाइप की शुगर होगी वो A ग्रुप होगा, जिसके टाइप B टाइप की शुगर होगी वो ब्लड ग्रुप B होगा, जिसके उधर O होगी। मैं अब उस तरफ नहीं जा रहा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बाकायदा शुगर रेजिड्यूज का पूरा एक टॉपिक है कि ब्लड ग्रुपिंग शुगर रेजिड्यू के साथ कैसे लिंक है। आई डोंट नो आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट लाइनेंजर की बुक में वो मौजूद है, अगर आपने उस टॉपिक को छोड़ ना दिया हो। शुगर डिफरेंट है, शुगर डिफरेंट होती है, और वो किस पे लगी होती है? वो मेम्ब्रेन पे लगी होती है। किसकी मेम्ब्रेन पे लगी होती है? आपके RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्रुपिंग A, B या O बनती है। अब इस ग्रुपिंग की वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसी ग्रुपिंग की वजह से जो आपकी ABO ग्रुपिंग है, ये आपका ब्लड एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। नहीं, हम कहते हैं A वाले को A का देना है, B वाले को B का देना है। अगर उल्टा लगा दोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। सो दीज आर द मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो उसको स्ट्रक्चर फीचर देते हैं। इन स्ट्रक्चर फीचर्स के बाद हमारे पास आती हैं प्रोटीन्स। अब उसके अंदर ये 6 किस्म की प्रोटीन्स हैं जो हमारी मेम्ब्रेन में मौजूद है। अगर मैं आपसे कहूं, लेट मी चेक, बड़ा हो गया ना कुछ हैं? चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स क्या है? चैनल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि चैनल करती हैं एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन में। जैसे मैं कहता हूं कि भी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ शेप से नजर आ रहा होगा, ये प्रोटीन है और इसके अंदर क्या है? एक मॉलिक्यूल गुजर रहा है, इसके अंदर चैनल बना हुआ है, और उस चैनल के थ्रू आप क्या करते हो? प्रोटीन को पास कर देते हो, किसी आयन को पास कर देते हो, और वो अल्टीमेटली आपके लिए डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल है उसके अंदर चैनल प्रोटीन होती है जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को या हाइड्रोजन के आयन को क्या करती है? पास आउट करती है। और आप जानते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आपको कहें कि भी आपकी एनर्जी वगैरह आपको प्रोवाइड करता है सेल को। अब ये चैनल प्रोटीन अगर डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पे एक डिजीज लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या बोलते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस केस में क्या होता है? जो क्लोराइड आयन है वो खराब हो जाता है। जो चैनल प्रोटीन है जो क्लोराइड आयन को पास करती है वो बंद हो जाती है या खराब हो जाती है, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही, और उसका नतीजा क्या निकलता है? थिक म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या है? कोई बता सकता है म्यूकस क्या है? बताया था मैंने पहले? नहीं, स्पिट तो आपकी हो गई वो बलगम। बलगम आपका जो है, जो आपका ये रेशा जिसको आप बोलते हैं, ये आपका क्या है? म्यूकस है। ऑन एवरेज ह्यूमन बॉडी 2 से 3 लीटर म्यूकस डेली बनाती है। अब वो म्यूकस कहाँ कहाँ यूज होता है?
वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके लंग्स में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में और इवन आपके हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के आखिरी एंड तक, अगर कहीं पे ये म्यूकस ना हो, आपकी फूड वहीं कहीं फंसी रह जाएगी। हम समझते हैं कि म्यूकस का काम सिर्फ बलगम पैदा करना है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, नहीं है। ये नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है कि म्यूकस आपको कौन कौन से बेनिफिट दे रहा है। अगर म्यूकस ना हो, आपका निवाला यहां से नीचे भी नहीं उतरेगा, बाकी तो दूर की बात है। हाँ, जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तब जो म्यूकस जो 2 से 3 लीटर डेली बनना होता है वो 10 से 15 लीटर बनना होता है, जिसकी वजह से वो एक डिजीज है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एयरवेज, वो यही कह रहा है, आपके एयरवेज क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और आपकी पैंक्रियाटिक एंड लीवर डक्ट आपकी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से अस्थमिक कंडीशन और बाकी चीजें आ जाएंगी। और ये कर कौन रहा है, आपकी चैनल प्रोटीन्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एक मॉलिक्यूल को मूव करके दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ले जाती है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है जो कि है GLG2 कैरियर प्रोटीन्स। अब इसकी शेप देखें, स्लाइटली डिफरेंट है, जो मॉलिक्यूल को कैरी कर रही है। अब इसके अंदर जो GLG2 कैरियर प्रोटीन है जो कि ट्रांसफर करती है आपके किसको, ग्लूकोज को। किसको ट्रांसफर करती है, ग्लूकोज को। कहाँ ट्रांसफर करती है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, जहां पे उसकी जरूरत है। देखें, ग्लूकोज हम समझते हैं कि भाई शायद हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आपका ग्लूकोज ना हो बॉडी में, बॉडी का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लूकोज आपका मेन फ्यूल है बॉडी के लिए। हाँ, एक्सेस ग्लूकोज हमारे लिए क्या है, डायबिटीज है। वो क्या करता है, आपके टिश्यू ऑर्गन वगैरह को डैमेज करता है। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है, ये कैरियर प्रोटीन है जो कि ट्रांसफर करती है ग्लूकोज को बॉडी के डिफरेंट सेल पे। तो कुछ लोगों के अंदर ये जो कैरियर प्रोटीन है ये प्रॉपर्ली काम नहीं करती, जिसकी वजह से सोडियम और पोटाशियम आयन बंद हो जाते हैं और ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी, मोटापा। अब ये नॉर्मली जो हम लोगों के दरमियान है ना, दिस इज नॉट ओबेसिटी। ओबीस पीपल आप लोगों ने देखे नहीं। ओबीस पीपल ऐसे होते हैं जिनका वेट 300 किलोग्राम 400 किलोग्राम होता है, दैट इज अ डिजीज। ठीक है, आप जाकर जरा अब्यूज पीपल की, ओबीस पीपल की जाके गूगल पे सर्च करें तो आपको अंदाजा होगा कि ओबीस क्या होता है। देखे ना, तो वो एक डिजीज है जो कि डिफरेंट किस्म की आपके डिजीज से होता है। ठीक है, दीज आर द सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन जिनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोटीन है सेल रिकग्निशन प्रोटीन्स। अब देखें, इस प्रोटीन की शेप डिफरेंट है और इसके ऊपर कुछ और मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ये क्या मॉलिक्यूल हैं, रिकग्निशन मॉलिक्यूल है। और इन रिकग्निशन मॉलिक्यूल का क्या बोला हुआ है, MSC। MSC क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये किस चीज से बना होता है, इसके साथ क्या लगे होते हैं, डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन आपके सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर मौजूद होते हैं। और इसी वजह से इन्हीं ये मॉलिक्यूल किसके लिए होते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये बॉडी का जो सेल है वो मेरा अपना है या कहीं बाहर से आया। लेट्स सपोज अगर मैं किसी पर्सन के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करता हूँ तो MSC मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएगा और देखेगा कि उसकी सेल सरफेस के ऊपर MSC मॉलिक्यूल वही है जो बाकी बॉडी में है। अगर वो वही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर वो नहीं है तो उसको क्या कर लेगा, रिजेक्ट कर देगा। फिर आपके इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव होगा और उस किडनी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। तो ये एक और किस्म के प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं सेल रिकग्निशन प्रोटीन। देन
सेल रिकग्निशन के प्रोटीन के बाद हमारे पास है रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन में आपके पास एक प्रोटीन है जिसके ऊपर एक खास शेप होती है, जैसे लॉक एंड की होती है, मीन ये इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, लॉक एंड की। इस प्रोटीन की शेप है, इसके ऊपर ये क्या आ जाता है, रिसेप्टर आ जाता है और ये आगे सिग्नल ट्रांसफर करता है। इसकी वो एग्जांपल दे रहा है ड्वार्फिज्म की। ड्वार्फिज्म जिनके कद छोटे होते हैं, 1.5 फुट का, 2 फुट के। ओके, आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, शायद आपने कभी रियल में भी देखा हो, बट मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं जिनके कद 1.5 से 2 फुट से ज़्यादा नहीं होते, या मैक्सिमम 3 फुट हो गया, इससे बड़ा नहीं होता उनका कद। वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं होता कि उनके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा, उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बन रहा होता है, बट होता क्या है, सिग्नल है कि आपके पास एक प्रोटीन है, ये ग्रोथ हार्मोन है, इसने क्या करना है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करना है, उस हार्मोन ने जाके इस प्रोटीन के साथ बाइंड करना है और इसको एक्टिवेट कर देना। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हम सबकी बॉडी में ये नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है और नॉर्मली बाइंड हो रहा है, बट जो ड्वार्फिज्म होता है उसमें ये हार्मोन तो बन रहा होता है, मगर जहाँ पे इतना बाइंड होना होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ और आके बाइंड हो जाता है, और वो बाइंडिंग क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। और जब वो बाइंड होती है, ये ग्रोथ हार्मोन बनता रहेगा, मगर इसके साथ क्या होगा, अटैच नहीं होगा। तो अटैच नहीं होगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो ये आपके पास कौन सी है, ये रिसेप्टर प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं कि एक प्रोटीन है, उसके ऊपर ये वो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही है, जिस पे आके हार्मोन बाइंड करना। ये सारी क्या हो रही हैं, ये सिग्नल्स हैं सारे। वो सिग्नल जाएगा किसने बाइंड करना है और किसने बाइंड नहीं करना। वो म्यूटेशन ही है ना, अब हो सकता है वो जेनेटिक म्यूटेशन है, या हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर है, पता नहीं किस वजह से हुआ है कि वो बाइंड हो गई है, बट एबनॉर्मेलिटी आ गई है। इसी तरह हो सकता है कि भैया आपका कोई फॉल्स रिसेप्टर आके बाइंड हो जाए, या यूं कह लें कि इस हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, मेरा नाम कहें, ये हार्मोन रिलीज होता है आपको हमारी बॉडी में, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो रिलीज होता है, और हम देखते हैं कि ऑन एवरेज 20-25 साल तक उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। आपने नोट किया कभी इस चीज़ को, बंद हो जाती है। इसका मतलब है उस टाइम तक वो क्या हो रहा है, हार्मोन अपना काम, उसने हार्मोन ने रिलीज होना बंद हो गया। जो लोग बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उसमें ये हो सकता है कि अभी या तो मल्टीपल हार्मोन आ रहे हैं, या वो रॉन्गली बाइंड कर रहा है, क्योंकि बॉडी ने क्या करना है, एक आपके बॉडी वेट के हिसाब से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना। बट अगर वो कहीं गलती से कुछ और बाइंड हो जाए, वो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, या रॉन्ग बाइंडिंग हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और वो उसका कद 6 फुट रहने के बजाय 10 फुट का 11 फुट का हो जाएगा। मीन वो सारे ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर है। इन सारों में देखें, जब हम बात करेंगे, मैंने आगे मिथ के बाद आपको सिग्नलिंग पढ़ानी है कि ब्रेन कैसे सिग्नलिंग प्रोड्यूस करता है आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करवाने के लिए, तो ये बातें हम उसमें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऐसा रिसेप्टर लग गया है जो कि उसने उसकी ग्रोथ को रोका हुआ है, डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो इस रिसेप्टर को यहाँ से क्या करते हैं, हटा दे, एंटागोनिस्ट कर देते हैं। या दूसरे केस में जो मेडिसिन देते हैं वो ऐसी मेडिसिन देते हैं कि इस ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें, इसको स्टिमुलेट करें ताकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो और ग्रोथ में इजाफा हो। जो अच्छी मेडिसिन है यही हो सकती है, बाकी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं कि भाई मोस्टली केसेस में अगर वो आपको कहते हैं, हो सकता है कि वो फॉल्स मेडिसिन हो, उसका इफेक्ट नेगेटिवली कहीं आपके बॉडी के दूसरे पार्ट पे हो रहा, मीन आपके किडनी असर कर सकती हैं, आपका पैंक्रियाज पे असर हो सकता है। जब भी आप मेडिकेशन खाएंगे तो अल्टीमेटली आपके किडनी इफेक्ट करेगी ये, और आपका लीवर इफेक्ट करेगा, क्योंकि किडनी ने उसको क्लीन करना है और लीवर ने उसको क्या करना है, डिटॉक्सिफाई करना है और फिल्टर करना है। तो एक्सेसिव मेडिसिन आपके इन दो ऑर्गन को
डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा जो लोग क्रॉनिक डिजीज़ के शिकार होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है या जिनको हार्ट के डिजीज़ है, वो शिकायत करते हैं कुछ अर्से बाद यूरिनेशन कम ज़्यादा की, और वे शिकायत करते हैं गुर्दों में पेन रहता है, वो शिकायत इस तरह के उनको काफ़ी शिकायतें साथ साथ शुरू हो जाती। उसकी रीज़न क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन। और वो 5-10 दिन महीना मेडिसिन लेने से कोई असर नहीं पड़ता, बॉडी नॉर्मल हो जाती है। मैं बात कर उन लोगों की जो पिछले 10, 15, 20 साल से मुसलसल हर रोज़ मेडिकेशन ले रहे हैं। तो बेटा ये थी हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स क्या है? एंजाइमेटिक प्रोटीन ऐसी हैं जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ लिंक है। वो कहता है हमारे पास जो कॉलरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, उस केस में क्या होता है? यहाँ पे एग्जांपल ये प्रोटीन है कॉलरा की, उसमें वो कहता है एक एंजाइम है एडेनालाइट साइक्लेज। वो कहता है बैक्टीरिया कॉलरा का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि इस एंजाइम की एडेनालाइट कार्बोनेज की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जो इस एंजाइम को क्या कर देगा? इम्प्रॉपर कर देगा, इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम आयन है प्लस जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर है, वो आपकी इंटेस्टाइन को लीव कर देगा। इतना लीव करेगा कि सारा का सारा निकल जाएगा, सोडियम भी सारा निकल जाएगा और पानी भी सारा आपके इंटेस्टाइन से। पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ? इंटेस्टाइन की। जिससे आपको क्या होता है? सीवियर डायरिया होता है, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। और ये किस वजह से होता है? इस प्रोटीन की वजह से होता है। ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है। अगर इसके साथ कोई टॉक्सिन आके बैक्टीरिया का अटैच कर लेगा, मीन वो कौन सा टॉक्सिन है जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। दैट इज अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट प्रोटीन है जिसको हम कह रहे हैं जंक्शन प्रोटीन। जंक्शन प्रोटीन होती हैं कि ये एक प्रोटीन है, ये दूसरी प्रोटीन है, ये आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं। जब ये मिलेंगी तो एक प्रॉपर फंक्शन प्रोड्यूस होगा, अगर ये नहीं मिलेंगी तो प्रॉपर फंक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये एक प्रोटीन है और ये दूसरी प्रोटीन है, ये आपस में क्या कर रही है? कनेक्टेड है, जंक्शन प्रोड्यूस कर रही है, मिल रही है। और यही जंक्शन प्रोटीन वो कहता है न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है उनके न्यूरल ट्यूब्स आपस में कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम, ब्रेन और बाकी चीज़ें बनती हैं। अगर ये कनेक्शन प्रोटीन ना हो तो न्यूरल ट्यूब्स फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से आपका ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंडर डेवलप हो सकता है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सकता, मीन आपका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो सारी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वन और अदर वे क्या है? इन्वॉल्व है। तो अब मैं आपको सारी एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ क्विकली। आप इनकी शेप देख लें। इसकी शेप, ये चैनल प्रोटीन है जो चैनल कर रही है, कैरियर प्रोटीन है लेके दूसरी जगह जा रही है, रिकग्निशन प्रोटीन जो आपके ब्लड ग्रुपिंग और सेल को डिटरमाइन कर रही है, रिसेप्टर प्रोटीन है जिसके हमने अंदर एग्जांपल दी, डॉर्फिज्म वाली, ग्रोथ हार्मोन वाली, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, डायरिया वाली एग्जांपल आपने दी थी, और जंक्शन प्रोटीन जिसमें आपकी नीडल ट्यूब्स वगैरह और इस तरह की चीजें आपकी शामिल है। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आती है वो आपकी परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या है? कि हम जानते हैं कि आपकी सेल में कुछ चीजों को अंदर आने देती है, उसको चीजों को अंदर नहीं। अब उस परमिएबिलिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और इनहेल करने के बाद बाहर हम क्या निकालते हैं? इससे पहले हम जानते हैं कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज अगर हम कहेंगे कि
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, ये एक पे ज्यादा हो गया कम हो गई, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल और गैसेस। अब ऑक्सीजन के एग्जांपल इसके अंदर आएंगे नेक्स्ट टाइम। फिर हमारे पास है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर टुवर्ड्स ग्लोबल ये भी हाई कंसंट्रेशन ग्लोबल कंसंट्रेशन है। इसमें फैसिलिटेटेड का मतलब है ट्रांसपोर्ट हो रही है बट थ्रू डिफ्यूजन हो रही है, उसको मतलब एयर एक्टिव नहीं, एक्टिव नहीं है मगर उसको एयर थोड़ी मदद मिलती है, फैसिलिटेट होगा। तो उसके अंदर आपकी चैनल प्रोटीन और आपकी कैरियर प्रोटीन का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है। जैसे शुगर मॉलिक्यूल हो गया और माइनस देन आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को तो नहीं होता है, उसके लिए क्या चाहिए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर टू हायर, जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी वहां से जाएगी कहां पे, जहां पे हायर कैरियर एनर्जी आपको चाहिए। इसमें भी शुगर, अमाइनो एसिड और आइस। लास्ट वन है बल्क ट्रांसपोर्ट, जो किसी भी चीज को बॉडी से बाहर निकालने के लिए और बॉडी के अंदर डालने के लिए। वेसिकल जैसे आपके गॉली बॉडी है वो वेसिकल, और उसके अंदर आपकी क्या होती है मोस्टली आपका माइक्रोमॉलिक्यूल, और इसके अंदर एक और होता है मैकेनिज्म, वो आपका मेन आप कह लेंगे एंडोसाइटोसिस आप शामिल है इसके अंदर, और उसके साथ आपकी एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस के साथ रिलेशन। अब हम आते हैं एग्जांपल मैंने आपको दी थी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सिंपल आएगा डिफिजन क्या है, फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लोअर। अब ये एक क्रिस्टल लाइन, ये आपने एक फिश जार के अंदर इसी कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, हम जानते हैं दो चीजें, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। इसमें इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज्यादा है, और बाकी ये सॉल्वेंट क्या है बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल निकल के फैलना शुरू होगा, फिर एक टाइम आएगा ये बराबर ये हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूट यहां में ये आपके क्या है सॉल्वेंट। टाइम गुजरने के बाद सॉल्यूट मॉलिक्यूल आगे को मूव कर रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल आपके पीछे को मूव कर रहे हैं, और एक स्टेज आएगा जहां पे ये इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन, ये सॉल्यूट और सॉलिड की कंसंट्रेशन आपको क्या हो गया इक्वल। यहां पे आपका डिफिजन सारी जगह होती है एंड दिस इज आपका इलेक्ट्रॉन लोअर कंसंट्रेशन फॉर द आयन। ठीक है, इसी तरह जो भी हमने बात की कि हमारे पास डिफिजन है, नेगेटिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और आगे। अब ये आपका सेल है, ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके क्या है मैक्रोमॉलिक्यूल, ये यहां से इधर तक ऐसे नहीं हो, ये कैसे होंगे बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें वेसिकल बनेंगे, एंडोसाइटोसिस होगा, पिनोसाइटोसिस होगा या नहीं। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ये प्रोटीन यहां से यहां पे शिफ्ट नहीं हो सकता। जब अब वाटर मॉलिक्यूल को आप कह रहे हैं सिलेक्टेड फैसिलिटेटेड फ्यूजन की होगी, ये आपकी कैरियर, ये कैरियर प्रोटीन क्या करती है इसकी हेल्प करती है। यदि कैरियर प्रोटीन है तो वाटर मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से इधर ये वो कर सकते हैं। देन आपके चार्ज आयन है, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए हाइड्रोफोबिक पोलर और नॉन पोलर आपका चाहिए, दूसरी प्रोटीन चाहिए। देन आपके पास नॉन चार्ज मॉलिक्यूल है, ये भी आपके डिफरेंट किस्म की प्रोटीन है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आप इसके लिए जैसे आपके अमीनो एसिड्स हैं, आपके शुगर है, अगर आपने लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना है तो आपको क्या चाहिए एक्टिव चार्ज। तो ये आपका डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है कि सेल टू सेल, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। ये आपका एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जिसे आप कह रहे हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये आपका मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है
रिसेप्टर की एक्टिवेशन की है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो, जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया इससे अगला मॉलिक्यूल, इससे उससे अगला मॉलिक्यूल एक्टिवेट किया, उससे इससे अगला मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन पाथ। ट्रांसडक्शन पाथ का मतलब है एक कास्केड ऑफ रिएक्शन, ये इंफॉर्मेशन पास आउट है। जैसे हमें डिपार्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, अपने हमारी सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन फैक्ट्री में, मैं उस एक बच्चे को इंफॉर्मेशन देता हूँ, वो एक बच्चा क्या करता है, आपका एक सीआरटी आपको पता, वो मैसेज सीआरटी आपको पता, सीआरटी आप ऐसे क्या करते हैं, अपनी क्लास में हर एक को मैसेज अपने देता है, तो क्या होता है एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाती है और डिपार्टमेंट में हर बच्चे तक क्या होती है वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इसी तरह ये एक सिग्नल है, वो सिग्नल आया, उसने इस प्रोटीन को एक्टिवेट किया, उसने आगे तमाम प्रोटीन को एक्टिवेट करके पूरे सेल के अंदर क्या करती है इंफॉर्मेशन स्प्रेड, इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन पाथ। अब इस पाथवे की वजह से स्ट्रक्चर प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, एंजाइम एक्टिवेट हो गए और जीन रेगुलेशन पाथवे भी है। अब जब ये पाथवे एक्टिवेट हो गए तो बॉडी ने रिस्पांस करके आ गया, उसकी मेम्ब्रेन की शेप को मॉडिफाई किया है ताकि न्यूक्लियर डॉट सेल मेम्ब्रेन की शेप को क्या किया मॉडिफाई किया, और इसमें मोज़ेक मॉडल पड़ा, जब इसको थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हैं तो ताकि मॉलिक्यूल शिफ्ट हो, मेटाबॉलिज्म चेंज किया है और सेल का फंक्शन चेंज, एंजाइम ने क्या किया मेटाबॉलिज्म चेंज किया और अल्टीमेटली जीन पाथवे आपकी जो प्रोटीन बन रही है उनके टोटल अमाउंट को क्या कर दिया चेंज, और यही बात है जब आपका चलता है फ्रॉम अ सिंगल सेल, हम कहते हैं कि एक एग है और उसके साथ स्पर्म ने आपके जाइगोट बनाना, फर्टिलाइजेशन होगी, उससे आगे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से आगे आपका एक न्यूबॉर्न बनेगा। इंफॉर्मेशन क्या होती है एक डीएनए, ठीक है, डीएनए का मॉलिक्यूल होता है और डीएनए के मॉलिक्यूल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, एंड दिस इज थ्रू द ई सेल सेगमेंट मॉलिक्यूल, और उसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स के अंदर वन बाय वन इनको, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो अगली बार ये हो गया। बात हम कर रहे थे डिवीजन, डिवीजन में हम कहते हैं मतलब हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन इंटेक, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है या हमारे लंग्स में ज्यादा, आउटसाइड से क्योंकि लंग्स में कम है, हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा आता है, और जब हम अपने लंग्स में ले जाते हैं इस एयर में और भी बहुत ही गैसें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी गैसें अंदर जाती है, बट जब अंदर लंग्स में पहुंचती है, लंग्स में कौन सी गैस ज्यादा होती है, कौन सी गैस ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और कौन सी गैस हमारी कम होती है, सारी कम होती है, बट हमारी बॉडी में रिड्यूस कौन सी हो सकती है ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जिससे आप सांस लो, अगर ये डिफ्यूजन प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, वाइड ऑक्सीजन ज्यादा है अंदर लंग्स में गई, लंग्स ऑक्सीजन कैप्चर कर लिया, आपके लंग्स के अंदर उसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन अंदर कैप्चर हो जाएगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो बाहर निकलेगी, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है हमारी बॉडी के मुकाबले, ठीक है, हमारा स्टमक है कितना हो इतना हो जाएगा, उसके मुकाबले में अगर उसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर इतनी बड़ी बॉडी है उसमें 1000 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में ज्यादा है तो हम डिसीजन करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमारे लंग में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वहां से डिसीजन क्या जाती है बाहर, और ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, अगर बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाए ऑक्सीजन, बाहर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो क्या होगा सर, बहुत कॉमन साइडिंग करते हैं लंग्स में जरूरी नहीं है, बहुत कॉमन इनहेल हम नहीं करेंगे, अल्टीमेटली हमारे सांस लेने का बहुत कॉमन दो एग्जांपल अक्सर
कोई साया आ जाता है, कोई साया आ जाता है दिन वगैरह वगैरह, उनकी अपनी लॉजिक है। बट साइंस की रूप से देखें तो क्या होता है, हम जानते हैं रात को पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर आप दरख्त के नीचे जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। दिन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। रात को दरख्तों के पास से गुजरोगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो हमें अगर ज्यादा देर आप दरख्त के नीचे बैठे रहेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत करता है। तो इसलिए पुराने जमाने के लोग कहते थे साया आ गया, रात को दरख्त के नीचे सो गया तो सुबह इसको हो गया, इसका सांस बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। दूसरी क्या है, आजकल आगे सर्दियां आ रही, सर्दियों में लोग क्या करते हैं, हीटर चला लेते हैं, कोयले जला लेते हैं, खासकर फ्री गैस वाले जो हीटर वो क्या यूज करते हैं जलने के लिए, ऑक्सीजन। जब एक बंद कमरा दोबारा बंद कर दें और यहाँ पे आपने गैस का हीटर लगा या आपने कोयले जला दिए, सारे खिड़कियां दीवारें बंद है, क्या होगा, इस कमरे की सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, तो आप बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारे अंदर एनवायरनमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बाहर के। तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डिफ्यूजन नहीं होगी, जब डिफ्यूजन नहीं होगी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और बाहर अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई ऐसे केसेस आते रहते हैं। ये लोग क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है जलने के बाद, और अल्टीमेटली वो टॉक्सिक है और ह्यूमन बॉडी में। अब देख लें ये बायोफिजिक्स मेनली आपके सांस लेने से शुरू हो रही है और इवन आपके दिल के धड़कने तक, आपके ब्रेन के चलने तक, हर चीज के जरिए। जो कि मैकेनिकल सिस्टम है ना, हम जानते हैं कि कंट्रोलर होता है, वो करता है, आपका दिल है, ऐसी क्या दिक्कत है कि भी धड़कता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। जैसे रुक गया क्या हो जाए, एस्थमा होती है। अभी हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें, एस्थमा इज अ मेडिकल कंडीशन। उसके अंदर ये हो सकता है कि उस बंदे को किसी चीज से एलर्जी हो, या उस बंदे को किसी केमिकल से या किसी एनवायरनमेंट से कुछ प्रॉब्लम, या उसकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ है जिसकी वजह से। अभी हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें, इसी तरह देखें कितना खूबसूरत निजाम है। हम खाना खाते हैं और उस खाने से बिना रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, 24 घंटे आपका दिल खराब, 24 घंटे आपका ब्रेन काम कर, 24 घंटे आपकी किडनीज काम कर, 24 घंटे आपका लीवर काम कर। जो आपके वाइटल आता है ना वो कभी नहीं सोता, ब्रेन नहीं सोता, तभी हमें काम आते हैं, तभी हमें लाश छोड़ने वाली चीजें आती हैं, ब्रेन तभी काम कर रहा है, तभी वाइट कोई ठंडक की आवाज होती है मुझसे बैठ जाता, कोई धमाका होता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि सोते वक्त ब्रेन काम कर रहा है। सोते क्या है, हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारे पेरिफेरल ऑर्गन को जरा सुकून मिलता है, बट ये है कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने जो सारा दिन मोबाइल यूज किया उसके दिमाग को मार दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो एवरीथिंग इज अ बायोफिजिक्स, और इसके अंदर कोई ना कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, मैंने आपको सिंगुलरली पढ़ानी है कि ब्रेन से लेकर न्यूरोट्रांसमीटर्स तक ये सिग्नल कैसे पास और ये ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है, ये चीजें हमने पढ़ी। अभी हम आसान सा काम करते हैं, ठीक है। मेरा देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट पोस्ट, अगर अदरवाइज आप गूगल पे जाकर बायोफिजिक्स चूज करें ना, उसमें एक लाइन लिखी होती है, एक पेज की और 15 इमेज, आप बेशक आज जाऊंगा बायोफिजिक्स एक बुक को रिसर्च करते हैं, ठीक है। अभी जो इक्वेशन आपको बता रहा हूं, ये इसमें से तो मेरा ख्याल है 80% आप लोगों ने अलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई दो चार नहीं तो है, समझ आ गया। ये सारी वही चीजें जो मैंने आपको हायर कंसंट्रेशन और आपको लोअर कंसंट्रेशन का एक्सप्लेन, यही आपका नेक्स्ट मैकेनिज्म है। ये एक्सपेरिमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, ये पिछले बुक में बता रही है एक्सपेरिमेंट। जो
तो आपके पास आगे हमारे पास डिफीजन है, डिफीजन के बाद इसी के तरह आपके पास ऑस्मोसिस आ जाता है। ऑस्मोसिस आप पढ़ चुके हैं, तीन चीजें होती हैं, एक होती है आइसोटोनिक, एक होती है हाइपोटोनिक और एक होती है हाइपरटोनिक। ये उसी का एक्सपेरिमेंट है, कोई चीज लेके चलो आपको कंसेप्ट में बताओ, अगर किसी को नहीं समझ आए तो पूछ। ये फिगर है, इससे मैं मना रखिए, इसके 5% सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू क्या 5% सॉल्यूशन है। अब यहां पे देखें, यहां पे एक मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहां पे और इनके दरमियान क्या है, सेमी कंडीशनिंग कर रहे हैं। सॉरी, यहां पे सेंटर कर दिया तो होगा क्या, सॉल्यूट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से सॉरी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट यहां से यहां मूव करेगा और वाटर यहां से यहां से। तो अल्टीमेटली वो स्टेज आ जाएगी जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा और पानी के जो ऊपर मूव कर रहा है, अल्टीमेटली इसका प्रेशर क्या होगा, ऊपर मूव करके जाना, तब आपका इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होगी आपकी अटेन। ये वही आपकी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की ये आपका क्या है आइसोटोनिक। जब बाहर और अंदर आपको सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन बराबर है तब सेल हेल्थ है। हाइपरटोनिक सॉरी हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब ये है सॉल्ट कम है, पानी ज्यादा अंदर चला तो सेल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। हाइपरटोनिक पानी कम है और सॉल्ट ज्यादा है तो श्रिंक हो। हाइपरटोनिक तो ये चीज आपकी ये एनिमल सेल्स के अंदर है, ये चीज आपकी किसके अंदर है, प्लांट्स। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट हो या घर में हम किसी को अगर ड्रिप लगता है तो क्या होता है, ग्लूकोज की ड्रिप होती है, सामने आपको खाली बोतल लगा है तो उसके ऊपर 0.9% स्लाइन लिखा होगा। तो पानी के अगर बोतल लगानी है इसको डिहाइड्रेशन ग्लूकोज तो होता है, इसका बीपी लो हो रहा होता है, तो हम उसको ग्लूकोज हो रहा है, ग्लूकोज नहीं लगाते, गर्मी में नॉर्मली होता है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, नाइडिया हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इतनी बोतल होती है उसको बोतल लगा जो कि घंटे में खत्म हो ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, 2 दिन इसको रहने दें, उसको 2 दिन पानी की बोतल लगा। उन पानी की बोतल में लिखा होता है, अगर कभी आपने नोट किया हो 0.7 होता है या 0.9% होता है स्लाइड, वो स्लाइड पे नहीं आएगा लगाते रहना तो होगा स्लाइड स्टाइल। आज जाकर देख लेना, नोट कर लेना आप, तो जिनको कोई पानी की बोतल है ना ग्लूकोज के, वो ग्लूकोज का है, ये नमक जुड़ा स्लाइड करने का मतलब है नमक जुड़ा कंसंट्रेशन मेंटेन बेटा, इस चीज से बचाने के लिए कंसंट्रेशन में इस चीज से बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप पानी ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा सर। तो उस पानी के साथ साथ इसलिए रखते हैं कि आपके साल के अंदर आपकी जो कंसंट्रेशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हो जाए ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज वैसे ही उसको बैलेंस कर लेता है, उसका मसला नहीं होता। बट जब डिहाइड्रेशन में बोतल लगेगी कभी भी को प्लेन वाटर नहीं हो हमेशा स्लाइड। जब आपको ओआरएस देते हैं उसके अंदर मिनरल होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होता है, ये सॉल्ट होते हैं ताकि आपकी ये आइसोटोनिक कंडीशन क्या रहे मेंटेन। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगी इसका सेल का हर एक सेल का हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये लॉजिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एसिडिकेटेड डिफ्यूजन, मैंने पहले कहा एसिड डिफ्यूजन जिसको थोड़ी सी मदद चाहिए उसको एसिडिकेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आउटसाइड का सेल है, ये प्लाज्मा है, इनसाइड प्लाज्मा का मतलब हमारा ब्लड का इधर पार्ट। यहाँ पे एक प्रोटीन
जब इससे कोई मॉलिक्यूल शिफ्ट कर रहा होता है, ये अंदर से क्या करता है, कंफर्मेशन चेंज करता है, ये ऊपर ऊपर से थोड़ा ग्रोथ हो गया और नीचे से क्या हो गया, थोड़ा ऊपर, और अपने अंदर इसके कैपेसिटी होगी और इस फ्लूइडिटी की वजह से, क्योंकि अगर ये फ्लूइड ना हो तो ये ऊपर नहीं हो सकता, अगर ये रिजिड होती है तो ये ऊपर ना हो, ये मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, यहाँ से ये मॉलिक्यूल अंदर ट्रैप हो गया और फिर यहाँ से बात होता है ऊपर से ऊपर, और वो मॉलिक्यूल बाहर से क्या हो जाता है, अंदर इंटर हो, जब ये इंटर हो जाता है तो ये दोबारा से क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ये एडेड ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, जैसे